आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके M2 R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के उस पेपर के बारे में जो सितंबर 2021 के एग्जाम में आया था। इस एग्जामिनेशन पेपर की अगर हम बात करें तो इस पेपर के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आखिर ओ लेवल किस प्रकार के पेपर को देता है। तो अगर आप ओ लेवल एग्जामिनेशन जनवरी 2022 में देने वाले हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है और आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार का पेपर अभी तक कंडक्ट होते आए हैं, क्योंकि ये सेकंड पेपर था। पहला एग्जामिनेशन जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो जनवरी 2021 में कंडक्ट हुआ था और दूसरा एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है वो सितंबर 2021 में कंडक्ट हुआ है और थर्ड एग्जामिनेशन जनवरी 2022 में कंडक्ट होने वाला है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कंप्लीट हो चुकी है, यानी आज 6 तारीख लास्ट डेट थी और आज आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था तो ये लास्ट डेट थी आज आपकी, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपके सामने टारगेट बन जाता है आपके एग्जाम को बीट करना। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूं आपके जो लास्ट सितंबर 2021 में पेपर आया था उसके बारे में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, तो पास में लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप पा सके मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके अलावा वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे को एक अच्छी नॉलेज या एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं बात करने वाला हूं आपके सितंबर 2021 के वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के पेपर के बारे में। तो यहां पर हम बात करते हैं इसके पेपर के टॉपिक के बारे में। तो आगे हम इंप्रोवाइज करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टाइम बगैर वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन जो यहां पर आया था वो आया था आपके मार्कअप टैग वेब ब्राउजर को बताते हैं। तो मार्कअप टैग का यूज क्या होता है वेब ब्राउजर के लिए, तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, हाउ टू डिस्प्ले द पेज। क्योंकि पेज को कैसे डिस्प्ले किया जाएगा यही बताता है आपका मार्कअप जो टैग होता है वो इसी चीज को इन्फॉर्म करता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहां पर आ जाता है एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम करेक्टर। अगर आप चाहते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स के मैक्सिमम लिमिट को, करेक्टर की लिमिट को डिफाइन करना, तो आप मैक्स लेंथ का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मैक्स लेंथ को आप डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपको पेपर को अच्छे तरीके से स्टडी करके ही सोल्यूशन देना है। सारे ऑप्शन को एक बार रीड करने के बाद ही आपको सोल्यूशन पे आना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2 ऑप्शन होते हैं या 3 ऑप्शन होते हैं और आप ध्यान नहीं दे पाते। अगला आता है वेब पेजेस स्टार्टेड विद अ टैग। तो वेब पेजेस किस टैग से स्टार्ट किए जाते हैं, तो आपको पता होगा HTML टैग से स्टार्ट होता है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा HTML टैग, द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है यहाँ पर, the attribute which define the relationship between the current document and hrefs and URLs। तो URL का जो एट्रीब्यूट होता है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कराता है। तो REL यानी पहला इसका राइट आंसर होगा ए। रेल जो होता है वो आपका रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 1.5 का। 1.5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यहां पर आता है करेक्ट HTML टू लेफ्ट अलाइज द कंटेंट इनसाइड ए टेबल सेल। तो टेबल सेल के लिए हमें पता है कि हम टीडी का यूज करते हैं, टेबल डेटा के लिए टीडी का यूज करते हैं और टीडी के अंदर जो एट्रीब्यूट यूज किया जाता है वो अलाइज होता है। अलाइज इक्वल टू हम लेफ्ट लिखते हैं और हम किसी भी कंटेंट को लेफ्ट साइड दिखा सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1.6 मेटा टैग में होता है। तो मेटा टैग जो होता है वो बेसिकली हेड टैग के अंदर ही पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हेड इसका राइट आंसर होगा। 1.7 की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इस टाइप का क्वेश्चन तो बिल्कुल जनरल चीज है, एक तरीके से हर व्यक्ति को, हर बच्चे को इसके बारे में पता होगा कि HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 1.7। 1.8 की अगर हम बात करते हैं तो 1.8 में आता है इनपुट क्या है। तो इनपुट जो है वो बेसिकली देखा जाए तो एक एम्पटी टैग होता है, क्योंकि एम्पटी टैग वो आपके होते हैं जो स्टार्टिंग तो होते हैं मगर उनको क्लोज नहीं किया था, वो आपके एम्पटी टैग कहलाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एम्पटी टैग, यानी बी हो जाएगा। 1.9 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आता है द मैप डेफिनेशन फाइल इज जनरली स्टोर्ड इन। तो जो मैप डेफिनेशन फाइल होती है वो CGI बिन फोल्डर के अंदर स्टोर की जाती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर टेक्स्ट के रूप को में कार्य करता है। तो यहाँ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो होता है वो सेम टेक्स्ट एरिया की तरह काम करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 1.10 के बाद मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं,
ये चीज ध्यान रखिएगा एग्जाम पेपर में जब आप इनको सोल्यूशन करेंगे तो जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर अगर पैटर्न देखते हैं तो हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है और ये पैटर्न एक जैसा है, यानी 1.1 से लेकर 1.10 तक का सारे ऑप्शंस के सारे क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन होंगे। इसलिए ये सोल्यूशन करने के बाद यानी इन पर राइट टिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये ओएमआर शीट में 10 क्वेश्चन फिल कर लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है। इससे आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। ये पैटर्न आप अगर यूज करते हैं तो आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एक पैटर्न पे हो। तो इसलिए आपको पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन आफ्टर आपको अपना पेपर आगे पढ़ना है, आगे डील करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं यहां से। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन यहां पर आपका आता है, द एक्सटर्नल स्टाइल शीट में बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर बट मस्ट बी सेव्ड विद अ सीएसएस एक्सटेंशन। तो बिल्कुल ट्रू है आपका ये, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करते हैं यानी एक एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं तो उसको सीएसएस एक्सटेंशन से सेव करना अनिवार्य होता है। तो उसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, यानी टी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज यूज्ड टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट ऑन द एलिमेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपके बैकग्राउंड इफेक्ट्स को एलिमेंट पर डिटरमाइन करती है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट 2.3 का द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज यूज्ड टू स्पेसिफाई द एंटायर कलर ऑफ द एलिमेंट। तो ये एंटायर कलर ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। 2.3 का राइट आंसर फॉल्स होगा। द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टीज डिफाइन द लास्ट पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। तो जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिकली कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द लास्ट शो कराती है, तो लास्ट नहीं शो कराती है। ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमेशा स्टार्टिंग की पोजीशन को शो कराती है। तो ये आपका राइट आंसर इसका जो होगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 2.5 में द सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टीज डू नॉट इंक्लूड बॉर्डर स्टाइल। तो जो सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टीज होती है वो बॉर्डर स्टाइल को इंक्लूड नहीं करती है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बॉर्डर स्टाइल को यूज करती है। सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टीज में बॉर्डर स्टाइल भी डिटरमाइन किया जाता है। अगर आप शॉर्ट हैंड यूज करते हैं या फिर लॉन्ग भी यूज करते हैं तब भी बॉर्डर स्टाइल को डिटरमाइन किया जाता है। 2.6 की अगर बात करें तो 2.6 आता है द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बॉर्डर टाइप विच यू वांट टू डिस्प्ले द वेब पेज। तो वेब पेज की अगर हम बात यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं तो बॉर्डर जो स्टाइल प्रॉपर्टीज होती है वो डिटरमाइन करती है आपके ट्रू को, क्योंकि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज जो है वो स्पेसिफाई करती है बॉर्डर टाइप को या बॉर्डर के स्टाइल को। नेक्स्ट आता है 2.7 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो 2.7 कह रहा है कि सीएसएस डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएस व्हिच कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ द एलिमेंट। तो सीएसएस जो है वो आपके डिस्प्ले करती है प्रॉपर्टीज को, जो कि कंट्रोल करता है आपके लेआउट ऑफ द एलिमेंट को, एलिमेंट के लेआउट को रिप्रेजेंट कराता है। तो बिल्कुल ट्रू है ये भी आपका, क्योंकि सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का काम यही होता है डिस्प्ले करना, तो वो उसके लेआउट को डिटरमाइन करता है। 2.8 की अगर हम बात करते हैं तो 2.8 जो है आपका है द नन वैल्यू टोटली रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द पेज। तो ये गलत बात है। नन जो है वो आपके टोटली एलिमेंट को रिमूव नहीं करता है, बल्कि उस वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करता है। अगर आप किसी डिटरमाइन वैल्यू को दे रहे हैं तो वहां पर वो उस चीज को नन रखेगा, बाकी एलिमेंट विजिबल होगा, एलिमेंट वहां से गायब नहीं होगा। इसके बाद 2.9 की अगर हम बात करें तो लिस्ट आइटम मेक्स द एलिमेंट बिहेव्स लाइक अ एलआई एलिमेंट। तो लिस्ट जो आइटम है वो बिल्कुल उसी तरीके से डिटरमाइन किया था। आपको पता है एलआई के माध्यम से आप किसी लिस्ट को डिटरमाइन करते हुए चलते हैं, तो एलिमेंट को दिखाने के लिए आप एलआई का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही है आंसर, यानी ये ट्रू हो जाएगा 2.9 का आपका। 2.9 के बाद आता है द सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी इज नॉट ए पोजिशनिंग प्रॉपर्टीज। तो जो सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टीज है वो एक पोजिशनिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जो फ्लोट होता है आप दो साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट से, यानी आप प्रॉपर्टीज में पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं कि लेफ्ट में करना है या राइट में करना है। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीएसएस जो प्रॉपर्टीज होती है फ्लोट प्रॉपर्टीज होती है वो एक पोजिशनल प्रॉपर्टीज होती है। अब ये 2.1 से लेकर 2.10 तक का अगर हम देखें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के, यानी यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन मिलते हैं, टू ऑप्शन होंगे टी या एफ। इनको करने के लिए भी आपको जैसे आप सारे टिक कर लेंगे या ट्रू और फॉल्स डिटरमाइन कर लेंगे तो इनको तुरंत आप ओएमआर शीट में फिल कर लीजिए। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि रीजन ये कि पहले वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, इसमें 2 ऑप्शन है, तो जो भी पैटर्न एक जैसा होगा उनको आप एक साथ फिल करिए, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये 10 क्वेश्चन आपको एक साथ डील करने हैं आपके ओएमआर शीट पे। इसके बाद अगर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका आता है मैचिंग वर्ड्स में। तो मैचिंग वर्ड में इंग्लिश वाले ओपन करता हूँ, ठीक है। यहां पर दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है एसटीडीपी। एसटीडीपी यहां पर डिटरमाइन है, और अगर एसटीडीपी के ऑप्शंस को हम यहां पर देखते हैं तो ऑप्शन में हमें यहां पर कहीं मिल रहा है, ऊपर नीचे, हाँ यहां मिल जाता है। देखिए जो एल ऑप्शन है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो एसटीडीपी का फुल फॉर्म होता है वो ये है। दैट मींस साफ है
कि पहले का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आई हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए सोल्यूशन करते समय ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको आई लिख देना है, जिसमें आप जब फिल कर रहे हो, क्योंकि आपको 3.1 का जो आंसर देना है वो आई में करना है, यानी बॉक्स जो सर्किल करना है, फिल करना है, वो आई वाला पॉइंट करना है, इसलिए यहाँ पर आपको आई लिखना पड़ेगा। 3.2 की अगर बात करें सीएसएस, तो सीएसएस का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, यानी इसका राइट आंसर ई होगा। यानी यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा ई लिख देना होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा ई लिख देना है, जिसमें आपको मिस्टेक ना हो। H1 से X6 आपको पता है ये सारी क्या कहलाती है, हेडिंग्स कहलाती है आपकी HTML में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो H1 से J हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर दिया गया J पॉइंट में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको लिख देना है J। इसके बाद एम्पटी टैग, एम्पटी टैग की अगर बात करें तो यहाँ पर एम्पटी टैग जो दिए गए हैं वो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन हमें एम्पटी टैग से रिलेटेड नहीं दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमें एम्पटी टैग से रिलेटेड नहीं दिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब सारे ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे हैं, मैच नहीं कर रहा है, तो उस टैग को या उस ऑप्शन को आप उतनी देर के लिए छोड़ दीजिए और अगले वाले पे चले जाते हैं। तो यहाँ अगला ऑप्शन आता है 3.5 का, ध्यान रखिएगा हमने 3.4 छोड़ रखा है, तो 3.4 छोड़ने के बाद 3.5 आता है। 3.5 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3.5 का जो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है वो हमें मिल जाता है यहाँ पर मार्कअप स्टैंडर्ड, क्योंकि जो HTML है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में यूज होता है, तो यहाँ पर HTML जो है वो आपके मार्कअप स्टैंडर्ड के रूप में यूज होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप, व्हाइल लूप की अगर बात करते हैं, लूप जो होता है वो लगातार आपके किसी भी प्रोग्राम को लगातार चलाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है जी, जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स दे रखा है, दैट मीन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा। इसका 3.7 जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है बिट। बिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिट जो है वो कमांड होती है बेसिकली एक नए प्रोग्राम को बनाने के लिए या नए फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, तो एक क्रिएट ए न्यू प्रोग्राम या न्यू फंक्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गूगल क्रोम। हर कोई बंदा जानता है कि गूगल क्रोम क्या है, तो यहाँ पर आपको एफ में ऑप्शन दे रखा है, एफ यानी ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है, इसका राइट आंसर एफ हो जाएगा। फायरफॉक्स की अगर हम बात करते हैं, फायरफॉक्स जो है वो मोजिला ब्राउजर के रूप में यूज होता है। फायरफॉक्स आपको पता होगा कि मोजिला के द्वारा बनाया गया ब्राउजर है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फायरफॉक्स के बाद कैनवा। कैनवा जो है वो आपका एक बेसिकली देखा जाए तो फोटो एडिटर होता है, तो फोटो एडिटिंग टूल होता है आपका ये कैनवा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.10 का आपका ए हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं आपके बचे हुए ऑप्शंस की, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास बचा है एम्पटी टैग का, और इसमें जो ऑप्शन बचे हैं वो बचा है सी, XML। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है वो बच रहा है, इसके बाद मैक्स लेंथ ये बच रहा है, और इसके बाद टाइटल बच रहा है, ठीक है, और फंक्शन बच रहा है। ये चार ऑप्शन हमारे बच रहे हैं, जिसमें आपको पता है मैक्स लेंथ क्या है, मैक्स लेंथ आपका एक एट्रीब्यूट है जो टैग नहीं हो सकता। टाइटल आपको पता है कि टाइटल टैग ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, तो टाइटल टैग भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। और फंक्शन जो है वो आपके जावास्क्रिप्ट में होते हैं, और जबकि यहां जो क्वेश्चन कहा गया है वो एम्पटी टैग के बारे में बात की गई है। तो लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो CXML बचता है, क्योंकि XML जो है वो एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज होती है। और अगर हम बात करें HTML की, तो HTML के अंदर भी एम्पटी टैग पाए जाते हैं और XML के अंदर भी एम्पटी टैग पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, XML, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो आता है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा, देखिए इसके ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 3.1 के जो ऑप्शन दे रखे होंगे वो ए से लेकर एम तक दे रखे होंगे, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपने यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन लिख रखे होंगे, जैसे मैंने बताया था HTTP का पहला जो था वो आई आंसर था, राइट, तो आपको क्या करना है, 3.1 के आगे आई को सर्किल कर लेना है। CSS की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या था, ई था, तो आपको ई को सर्किल कर लेना। इससे क्या होती है कि कभी भी आपके पेपर में कोई मिस्टेक नहीं होती, क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं हो पाते और कोई मिस्टेक नहीं होती। ये 3.1 के सारे 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही आपको पेपर में आगे सोल्यूशन करना स्टार्ट करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 पॉइंट के क्वेश्चन की, तो यहां पर भी आपको टोटल ए से लेकर एम तक ऑप्शन दे रखे हैं और 10 क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हम इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला दे रखा है द बॉडी टैग यूजली यूज्ड आफ्टर, जो बॉडी टैग है वो किसके बाद यूज किया था, तो आपको पता होगा हेड टैग के बाद यूज किया था, इसका राइट आंसर एफ हो जाएगा। 4.1 का राइट आंसर एफ होगा, हेड टैग के बाद यूज होता है आपका कौन सा, बॉडी टैग। इसके बाद नेक्स्ट आंसर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है आपका द टैग यूज्ड टू क्रिएट ए हाइपरटेक्स्ट रिलेशन बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड URL, तो अगर अदर डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक लिंक क्रिएट करना है तो इसका राइट आंसर जो होगा लिंक टैग से होगा, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। बी के माध्यम से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, 4.2 का आंसर होगा बी। इसके बाद 4.3 की बात करें, द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क्स लाइक, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो चुका है। 1.9 को मैं आपको याद दिलाऊं कि 1.9 का जो क्वेश्चन, सॉरी 10 का जो क्वेश्चन था वो यही था सेम, और इसका राइट आंसर जो था हमारे पास वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट था, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4.4 विन 10 ब्राइटनेस स्लाइडर इज अ, ठीक है, ब्राइटनेस स्लाइडर बोला गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा ब्राइटनेस हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ब्राइटनेस ही इसका राइट आंसर, ब्राइटनेस टूल होगा ये आपका।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द टैग विच अलाउ यू टू रेस्ट अदर एस्टिमल टैग विद इन द डिस्क्रिप्शन इज। तो 4.5 जो है वो आपका यहाँ डिटरमाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4.5 का। तो एक टैग के अंदर डिटरमाइन किया जाता है वैल्यू, तो यहाँ पर आपका कैप्शन आया था क्योंकि कैप्शन के अंदर डिटरमाइन की जाती है वैल्यूज, तो यहाँ कैप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जे, यानी 4.5 का राइट आंसर जे हो जाएगा। सिंबल यूज टू बिगिनिंग ऑफ द हेरेफ टेक्स्ट इज, तो अगर आप हेरेफ टेक्स्ट को डिटरमाइन करते हैं, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, तो वहां पर आप हैश का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। हैश टैग यहाँ पर दे रखा है और बेसिकली अगर देखा जाए एक ही सिंबल यहाँ पर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हैश हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ द मार्कअप इन HTML, तो कौन सा जो सिंटैक्स है वो डिफाइन करता है HTML के अंदर। तो 4.7 की अगर हम बात करें तो 4.7 हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो DTD जो होता है वो आपके मार्कअप लैंग्वेज के लिए HTML के लिए यूज होता है, तो इसका राइट आंसर K हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका ऑप्शन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द इमेज विदाउट डिस्टॉर्टिंग। तो अगर आप किसी भी चीज की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा फिल्टर। तो फिल्टर के माध्यम से हम उस चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 का फिल्टर। नेक्स्ट आता है क्रिएट पुश बटन, तो पुश बटन जो आपके होते हैं वो बेसिकली हम यहाँ से यूज करते हैं रिसेट ऑप्शन के थ्रू, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा आपका। रिसेट के माध्यम से हम पुश बटन को क्रिएट करते हैं, यानी 4.9 है उसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट वर्क्स ऑन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन सी है जो रिक्वेस्ट के आधार पर काम करती है। तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो होती है वो HTTP होती है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है, जो कि यूजर के इंस्ट्रक्शन पर या उसके रिक्वेस्ट पर ही काम करती है। आपको पता है कि कभी भी आप अगर कोई भी वेबसाइट टाइप करके एंटर बस करते हैं तो आपके सामने HTTP कन्वर्जन होता है जो कि बेसिकली वेब सर्वर को कॉल करता है और वहां से उसका रिस्पॉन्स आता ही वो वेबसाइट आपके पास विजिबल हो जाती है। तो इसके राइट आंसर जो थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए। इसका डिस्क्रिप्टिव की बात बहुत ज्यादा आती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी दिखा दिया कीजिए, तो जो लास्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर आया था उसको एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए थे आपके, तो उसको डिटरमाइन अगर हम करते हैं तो ये आपका पेपर है जो मैंने आपको बताया दिखाया आपको। तो ये पेज है पहला आपका जो आपके सामने विजिबल हो रहा है, वो फर्स्ट पेज है, इसमें ये क्वेश्चंस आपके आए थे जिसमें आपके सामने नजर आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। और कोई टफ पेपर पिछली बार भी नहीं आया था और चांसेस है इस बार जनवरी में शायद हो सकता है टफ पेपर आए, तो प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, लगभग 1 महीना 10 दिन का टाइम बचा है, 17 से पेपर स्टार्ट है। तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए और अच्छी ग्रेडिंग बनाने के लिए आपको थोड़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ये पहला पेज है जिसमें ये क्वेश्चंस आपको दिए गए और ये है आपके पास सामने सेकंड पेज जो कि मैं विजिबल करा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आपके सितंबर 2021 में आपके पूछे गए थे आपके थ्योरी पोर्शन में, तो इनको भी आप तैयारी कर लीजिए। पिछली बार भी कोई प्रोग्राम नहीं आया था, चांसेस है इस बार प्रोग्राम आने के, तो थोड़ी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा। और इस तरीके से मैं अभी आपको वेब का पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको IT टूल्स और नेटवर्क बेसिक का भी पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, पाइथन का पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और सारी डिटेल्स यानी सॉल्यूशन के साथ मैं प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप वॉच करना चाहें तो मेरे चैनल की O लेवल प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक को शेयर करना ना भूलें जिससे ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ एक वीडियो क्रिएट की जाती है, तो आप लोग हमारी भावना को समझ सकते हैं और उसके आधार पर आप लाइक जरूर करिएगा। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।